जी सर। तो एक्चुअली मुझे समर संघ की आज्ञा अनुसार आज का कॉन्सेप्ट रखना है। तो इसके लिए समन संघ का थैंक यू, और आप सभी लोगों का थैंक यू जो आप सभी लोग जुड़े हैं। और मेरी बात जो रखूंगा मैं संघ की तरफ से, और संघ की बात जो रखूंगा आप सभी लोग जो है इससे मुखातिब होंगे और जानेंगे। कुछ जो नए लोग जुड़े हैं उनको थोड़ी सी नई जानकारी हो सकता है मिल मिल जाए। तो मैं कुछ कुछ चीजें ऐसे बताना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास कुछ कुछ तरह के क्वेश्चंस आते हैं लोगों के कि समर संघ एक्चुअली है क्या, और क्यों ऐसे इसको इस तरह से चलाया जा रहा है, क्यों इसमें कोई पोस्ट नहीं है, क्यों कोई लीडर नहीं है। तो एक्चुअली कहने की बात यह है कि लीडर जो होता है हमारा, जैसे कॉन्सेप्ट का नियम है एक इसमें विनय है हमारा, केवल संघवाद। तो जब हम बोलते हैं कि केवल संघवाद, इसका मतलब है कि कोई व्यक्तिवाद नहीं। अच्छा, व्यक्तिवाद अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे कि कोई बोल सकता है कि मेरी उम्र ज्यादा है इसलिए मेरी वैल्यू करो, तो ये भी एक व्यक्तिवाद है। कोई कह सकता है कि मैं स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ हूँ इसीलिए मेरी मेरी बात मानी जाए, तो वो भी एक व्यक्तिवाद हो सकता है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि जो है नहीं जी, ये तो मेरे अंदर इतनी ज्यादा नॉलेज है, मैंने कुछ तमाम पीएचडी कर रखी है तो मेरी बात सुनो, ये भी एक तरह का व्यक्तिवाद है। कुछ कह सकते हैं कि मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे रहा हूँ, मैं मंत्री रहा हूँ, या फिर मैं कोई सचिव रहा हूँ, मैं आईएएस में कोई बड़ी पोस्ट पे रहा हूँ, या फिर प्राइवेट कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पे रहा हूँ, तो ये भी एक तरह का व्यक्तिवाद हो सकता है। तो हमें जो व्यक्तिवाद से बचना है और संघवाद को हमेशा आगे रखना है। तो ये एक एक रूल के जैसा है हमारे लिए। और इसलिए जो है अगर कोई भी अपना किसी भी रीजन से बताता है तो हमें हमेशा यही बताना है कि हम जो है संघवाद की तरफ है, न कि व्यक्तिवाद की तरफ। अच्छा, व्यक्तिवाद किस तरह का है? जो नेचुरल है। अगर नेचुरल व्यक्तिवाद की बात करें तो जो ज्यादा काम करता है संघ में, तो नेचुरल सी बात है कि लोग उसको ज्यादा जानते हैं। नेचुरल सी बात है कि उन लोगों में दोस्ती हो जाती है। नेचुरल सी बात है कि उनका उठना बैठना बढ़ जाता है। नेचुरल सी बात है कि उनके बीच इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान इतना ज्यादा हो जाता है कि उनको ज्यादा पता होता है। तो ये काम का व्यक्तिवाद है। काम का मतलब जो ज्यादा काम करेगा वो अपने आप ही जानकारी बढ़ जाएगी लोगों से और पता हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब दोस्ती हो जाती है तो हम एक दूसरे की बात मानना शुरू कर देते हैं, या फिर एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हमें एक दूसरे की चीजें जो बुरी नहीं लगती, हम एक दूसरे को समझते हैं इस कदर। और अगर जब हमारे को एक दूसरे से दोस्ती नहीं होती है तो बात बुरी भी लग जाती है। फिर हम लॉजिक भी लगाते हैं और हम ये भी सोचते हैं कि भाई ये बात गलत है, ये बात सही है, ऐसा क्यों हुआ। तो कहने का ये मतलब है कि जो संघ है, संघ का काम है जुड़ना और जोड़ना, और कुछ भी हो जाए ये काम नहीं रुकना चाहिए। चाहे हमारे बातों में मत हो, मतों में विभिन्नता हो, अंतर हो, मतांतर हो, उसके बाद बावजूद भी ये हो सकता है कि हम एक दूसरे की कमियां निकालें, ठीक है, बट एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना। ये की पॉइंट है। अगर हमने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया तो जो है गड़बड़ हो जाएगी, और वही गड़बड़ है जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं सारे लोग। तो जैसे कि ये समर संघ है, इस तरह से एक वमर संघ है। वमर संघ के लोग जो है वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को जैक देते हैं, पीछे से सपोर्ट देते हैं। अच्छा, जैक जैक देने का मतलब है, जैसे संघ में जब लोग रहते हैं तो एक दूसरे को जानकारी होती है। जैसे वकील हैं, एक दूसरे को जानकारी होगी, पुलिस में लोग हैं, एक दूसरे को जानकारी होगी। जब एक दूसरे को जानेंगे तब ना एक दूसरे का साथ दे पाएंगे। तो जानेंगे तब जब जुड़ेंगे और जोड़ेंगे। तो ये जोड़ने और जोड़ने का जो जो तरीका है, अगर इसमें जरा भी सेंध लग जाएगी तो वो चीज अपने आप कमजोर हो जाएगी, जो कि कमजोर हुई पड़ी है। तो अब ये दोबारा से स्टार्ट हो रहा है कि हम फिर से एक हो रहे हैं, हम फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जो है हम अपनी बातों को रख पा रहे हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन आदान प्रदान कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जानकारी मिल रही है। तो ये मैंने एक छोटी सी बात रखी। अब मैं जैसे एक चीज बताता हूँ कि मेरे को रिसेंटली किसी ने पूछा कि जो है ऐसा क्यों है कि जनरल के लोग जो है ज्यादा होशियार होते हैं और बाकी के लोग इतने होशियार नहीं होते हैं, एससी के लोग उतना होशियार नहीं होते हैं। तो एक्चुअली जब मेरे मेरे साथ ये बात रखी गई तो मैंने बताया कि जैसे जहां मैं रहता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर रहता हूँ, एक कॉलोनी में रहता हूँ। यहाँ पे करीब करीब 6,000 घर हैं और बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें मैंने नहीं समझा कि एक भी समर टाइप के लोग दिख रहे हो, कुछ होंगे लेकिन ज्यादातर वमन है। ऐसे ही जैसे हम लोग सोचते हैं कि मैं ही अपने गांव का या अपने आसपास के माहौल का देखता हूँ, तो जब मैं देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि हमारे यहाँ का कोई जेई वाला भी है ही नहीं। मेरा बच्चा जेई कर रहा है,
तो इस तरह से मैं देखता हूँ 12th+ में कौन इंजीनियरिंग साइड में आ रहा है, कौन मेडिकल में आ रहा है, हमें लोग दिखते नहीं है एक्चुअली अपने जानकारी में। लेकिन जब हम संघ में आते हैं तो हमें दिखाई देना शुरू हो जाते हैं वो लोग। इसका मतलब है तब हम एक दूसरे को बता सकते हैं कि भाई ये ट्राई कर रहे हो तो वो भी ट्राई कर लो, जानकारी बढ़ जाएगी। जैसे कि अभी हम लोग जो है राजेश कामले सर से वो मुलाकात हुई थी, अभी आए थे वो, तो बता रहे थे कि जो है अगर कुछ चीजें पता हो तो लोगों को कैसे विदेश जाना है, कैसे वो ग्रेजुएशन के लिए विदेश जा सकते हैं, वो हमें जानकारी मिल जाएगी। तो वो जानकारी तब मिलेगी जब हम जुड़े रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। अगर काम भी नहीं करेंगे तो हमें लोग जानेंगे नहीं। क्योंकि लोग एक दूसरे के घर इस वजह से नहीं आ सकते हैं कि मैं समण हूं और मैं घुस रहा हूँ किसी के घर में। वो इसलिए आ सकते हैं कि हाँ हम एक दूसरे को जानते हैं, इतने टाइम से पोर्टल पर जुड़ रहे हैं, तो भाई क्यों ना जाते जाते मुलाकात कर लें। तो इसी तरह से मेरी मुलाकात होती है ना। सुजरा सर भी आए थे एक बार। तो ऐसे बहुत लोग आते हैं, हम भी जाते हैं, तो ऐसे मुलाकात होती है, जानकारी होती है, तो उससे फिर जानकारी से इंफॉर्मेशन मिलती है, उससे फायदा होता है। तो वैसे कोई फायदा नहीं होता। तो कहने की बात यह है कि हमारे लोग कमजोर नहीं होते हैं, कि हमारे लोग कमजोर हैं बुद्धि से। बात प्रॉब्लम यह है कि भीड़ उन्हीं की है, जो हायर लेयर है, ऊपर की लेयर में भीड़ उन्हीं की है। जैसे कि यहाँ कॉलोनी, जिस कॉलोनी में रहता हूँ, उनकी उन्हीं की सारी भीड़ है। हम एक घर ऐसा निकल आता है जिसका एग्जाम्पल लोग लेके जो है रोना रोते हैं और रिजर्वेशन का विरोध करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो है अरे इन लोग को रिजर्वेशन इतने में मिल गया, इतने नंबर पे ये सिलेक्ट हो गए और हम लोग इतने में रह गए। तो होता क्या है कि उनकी क्लास में या उनके माहौल में एक दलित बच्चा या एक एससी का बच्चा ऐसा होता है ना, एक समर समाज का ऐसा बच्चा होता है जो जो थोड़ा ठीक होता है, मतलब उसकी बैकग्राउंड बेटर, क्योंकि उसकी पिछली पीढ़ी ने थोड़ा कुछ कर लिया होता है जिसकी वजह से वो बेटर सिचुएशन में होता है। तो लोग उसी का एग्जाम्पल, पूरी क्लास उसी एक आदमी का एग्जाम्पल, एक बच्चे का एग्जाम्पल देख के बोलती है कि रिजर्वेशन से तो इनको ही फायदा होता है, हमें तो कुछ फायदा नहीं होता। जबकि ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन से जो पूरा पूरा फायदा है वो पूरा वमन समाज को ही फायदा हुआ है। अच्छा, वमन समाज अगर देखा जाए तो रिजर्वेशन वमन समाज को और आज भी मिल रहा है। अगर देखा जाए तो वमन समाज की कुल आबादी 10% से कम है ना। इस बात को जैसे हम लोग समझने की कोशिश करें कि वमन समाज की आबादी 10% से कम है और समण समाज 90% के आसपास है। तो अब आप बताइए कि जो वमन समाज है उसके 10% लोगों को, 10% जो लोग हैं उससे भी कम है उन लोगों को, उनके गरीबों को 10% वो जो इकोनॉमिक सेक्शन है, इकोनॉमिक वीकर क्लासेस है ना, उसके तहत उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। मतलब जिनकी कुल आबादी 10% नहीं है, उनके गरीबों को 10% आरक्षण मिलता है और ये प्रॉपर इस समय मिल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई रिजर्वेशन का विरोध कर रहा है तो उसके बाद भी वो रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी भीड़ ज्यादा है। मेरा ये कहना है, उनकी जो भीड़ अगर इतनी ज्यादा है, उनकी भीड़ 10% उनकी आबादी है, 10% वीकर के नाम पे वो रिजर्वेशन ले रहे हैं, इसके अलावा उनके 40% और ले रहे हैं। तो जो है ही 10%, वो 50% रिसोर्सेज पे कब्जा किए हुए हैं। तो रिसोर्स पे जो कब्जा किए हुए हैं, ये मेन जो है क्रक्स निकल के आता है हम लोगों के बीच, के रिसोर्स पर जो कब्जा हुआ है उसको कैसे हम उसको कैसे समाज के समणों को दें, क्योंकि ये हिस्सा जो है जो जहां रहता है वो वहां पर हिस्सेदारी रखता है। हम मान लो यहाँ पर रहते हैं और हम हिस्सेदारी रखेंगे, तो कब हमें हिस्सेदारी मिलेगी? ये है मेन जो है असली काम, कि हमें करना क्या है संघ को। हमारे संघ का काम है कि हमें अपनी हिस्सेदारी वापस चाहिए, जितनी हमारी संख्या है उतनी हमें वापस चाहिए। ये 10% लोग जिनको वीकर क्लास में रिजर्वेशन मिला है, सारे टेम्पल्स में, हर जगह इनके मार्केटों में सब इनका रिजर्वेशन है, और सारी घुसपैठ जुगाड़, सारे जैक सब इन्हीं के पास है। शासन प्रशासन है, न्याय व्यवस्था, सब कुछ इनके पास है। तो अगर पहले के टाइम में जब अंग्रेजों के पास थी, तब क्या बुरा था? अगर नॉलेज की बात करी जाए, बौद्धिक क्षमता को टैली करने की बात की जाए, तो अंग्रेजों में क्या बुराई थी? हमारे लिए तो चाहो तो अंग्रेज आ जाए, चाहे ये लोग आ जाए, हमारे लिए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए तो सब एक जैसे हुए। तो ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके अंदर ऐसा कुछ अकल वाली बड़ी बात नहीं है, बस उनकी भीड़ उस लेवल पे बहुत ज्यादा है और हमारी भीड़ है ही नहीं दिखने वाली। क्यों? क्योंकि हमारी बैकग्राउंड मजबूत नहीं है और हमारे लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और जो एका दुक्का पहुंच जाता है उसका एग्जाम्पल देकर ये लोग कुछ ना कुछ करके हमें बताते रहते हैं कि ये तो रिजर्वेशन से यहां तक पहुंच गए, रिजर्वेशन से इतना फायदा होगा, तो बल्कि ऐसा है नहीं। तो इस चीज को हमें जैसे समझने की जरूरत है। तो हमें जो है अभी क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें एक दूसरे की कमियां निकाल के न निकाल के हमें एक दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा कि एक दूसरे का साथ कैसे देना है। किसी भी हाल में साथ देना है, अगर कुछ भी इंतजाम हो जाए तो बात करनी है और कुछ ना कुछ एक दूसरे को हेल्प करना है। ये हमारा जो है मेन वो होना चाहिए। अच्छा, अगर हमारा जब एक आदमी बढ़ लिख के आगे पहुंच जाता है और वो कुछ बड़ा कर लेता है, तो लोगों को चिढ़ पैदा हो जाती है
इसका जो एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर है, उनसे आज भी लोग चिढ़ते हैं, जबकि उनकी विद्वता के दम पे उनके उनके पास इतना भी सामर्थ्य नहीं कि उनकी विद्वता को सोच पाए। सोचना तो दूर, उन्होंने क्या किया है ये तक नहीं वो जानना चाहते। अब जैसे मैं एक बार स्टडी कर रहा था कि उन्होंने डीएससी की है, डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ साइंस उन्होंने की है प्रॉब्लम ऑफ रुपीज पे। ये जो डिग्री है, इसको पीएचडी के बाद कुल मिला के 8 साल लग जाते हैं करीब करीब इसको करने में। तो बाबा साहब ने करीब करीब 2 साल 6 महीने के आसपास में किया था, इसके सारे क्वेश्चन पेपर तैयार, मतलब ये क्लियर किए थे सारे, इस पर जो थीसिस दी थी, तब उन्हें डीएससी मिली थी। और आश्चर्य की बात हम सबको जानकर मतलब आश्चर्य हो सकता है कि उन वही पहले बंदे थे इंडिया में। उसके बाद जो नॉमिनेटेड जो मिली थी मनोनीत वाली, वो जो है के आर नारायण है, वो भी दलित थे, उनको मिली थी। तो तो इन्होंने दो तो पीएचडी इकोनॉमिक्स पे की थी, तो उसके बाद ही डीएससी की थी। तो अगर हमारा एक आदमी कहीं आगे बढ़ जाता है, निकल जाता है, तो लोगों को चुभने लगता है, वो दिखने लगता है, और इतना चुभता है, इतना चुभता है कि वो नहीं चाहते कि एक आदमी बढ़ता हुआ दिख जाए। उस एक आदमी की का ही जो रिजर्वेशन वाला पॉइंट है, जिसकी वजह से सारे लोग चिढ़ते हैं। अच्छा, कुछ चीजें और मैं बताना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन के मामले में, जैसे रिजर्वेशन के मामला, पढ़ाई के मामले में कोई रिजर्वेशन नहीं होता, सबके जितने नंबर होते हैं उतने ही नंबर होते हैं ना। अच्छा, जॉब में भी देखा जाए तो हम देखेंगे कि 98 से ऊपर परसेंट, करीब करीब 99% जो है जॉब इस समय अगर देखा जाए तो सारी की सारी प्राइवेट है। तो गवर्नमेंट की जो 1 या 2% जो जॉब है, उस 1-2% में जो 15% जॉब है, मान लो ऐसी समाज को गई, तो अगर देखा जाए, आप कैलकुलेट करें मैथ के हिसाब से, 2% का 15%, तो कितना बनेगा, पॉइंट में चला जाएगा, है ना। 2% का 15%, ये 100 का 15% नहीं है, सिर्फ 2% जो गवर्नमेंट जॉब है उसका 15% है। और उसमें 10% ऑलरेडी वो ले रहे हैं, प्लस प्लस 40% ले रहे हैं। तो अगर रिजर्वेशन का विरोध करना है तो हमें उनके रिजर्वेशन का करना चाहिए। हम जब विरोध की बात करते हैं तो हम सोचते हैं हमारे रिजर्वेशन पे फर्क पड़ रहा है। तो असल में आज भी उनके पास ज्यादा रिजर्वेशन है, और लीगली भी उनके पास ज्यादा रिजर्वेशन है। तो ये है जो है चीज कि हमारे एक या दो बंदे का एग्जाम्पल लेकर वो भी नहीं उनको डाइजेस्ट होता, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और हम लोग को कोशिश करना पड़ेगा कि इस चीज को हटाने के लिए, समझने के लिए हमें इतना ध्यान देना पड़ेगा। कुल मिला के एक होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एकता का क्या फायदा होता है। जैसे कि अभी दिल्ली इलेक्शन हुआ, या इससे पहले भी और भी इलेक्शन हुए हैं। तो आप ये समझिए कि अचानक जो है जहां जहां जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग हार रहे थे कुछ कुछ लोगों की वजह से, अचानक 4-5 लाख जो है वहां पर वोटर्स आए हैं पिछले साल में ही धड़ाक से। और वो वोटर्स उस जगह पहुंचे जहां से कि विधायक की सीट निकल सकती है। और जो वोटर्स पक्का है कि किसी पट उसको नहीं दे रहे हैं दूसरी वाली पार्टी को, तो उनके वोट धीरे धीरे करके उनको वोटर लिस्ट से गायब कर दिया जाता है। तो ये क्या है, ये तभी पॉसिबल है जब एकता है, संघ है, एक दम है। मान लो हमारे संघ में आज 10 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग मान लो चले जाएं, उसमें से 4 लाख, 4-4 लाख या 3-3 लाख करके दो दो कॉन्स्टिट्यूंसी पकड़ लें, और उसमें वहां पर अपना घर का एड्रेस चेंज करा के वहां पीछे पड़ जाए, तो एक झटके में 3 एमपी की सीट निकल जाएगी। तो ये एकता की दम है, जिसकी वजह से एक झटके में लोग विधायक और एमपी की सीट भी खींच रहे हैं, क्योंकि उनके पास संघ है और संघ की ताकत है, चूंकि वो शासन उनके पास है, तो जिसकी वजह से वो आराम से वो कर सकते हैं। हालांकि बिना शासन के भी अगर हम एक हैं और इकट्ठा हो जाएं तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अचानक 2-2, 1-1 लाख रुपए लोग अपने एड्रेस चेंज कराएंगे और एक झटके से निकाल लेंगे सीट। तो कहने की बात यह कि उनको उनको सारे रिसोर्स चाहिए, 100% रिसोर्स चाहिए। उसमें 2% जो जॉब है, उसमें जो 15% वो भी उनको बर्दाश्त नहीं होता, पॉइंट में जो वैल्यू है उस वो भी बर्दाश्त नहीं होती। तो और उसके बाद भी वो उसका इस तरह से विरोध कर रहे हैं जैसे कि वो हमारा विरोध कर रहे हैं कि डायरेक्ट, ऐसा नहीं है। तो इस चीज को थोड़ा सा सोचने की बात थी, तो ये मैं बताना चाह रहा था। अगली चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, जो है नई चीज जो आने वाली है, जैसे हमारा युग होता था पहले, पहले हुआ होगा जैसे फायर, एक तरह से आग का आविष्कार हुआ था, है ना। उसके बाद एक व्हील का आविष्कार हुआ था हमारे यहाँ, है ना, धरती पे। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आया। जैसे एक इंडस्ट्रियलाइजेशन आया कि मशीन युग आया, मशीन युग के बाद कंप्यूटर युग आया। तो जब जब हमने देखा है कि कोई नई चीज आती है, अचानक नया युग या नया कोई भी चीज आती है, तो उसका प्रॉब्लम यह है कि वो दूसरी बहुत सारी चीजों को खत्म करती है और नए स्किल सेट को पैदा करती है। नए स्किल सेट में अगर हम लोग एडजस्ट नहीं होते हैं, हम लोग बोले तो कोई भी लोग जो एडजस्ट नहीं होते हैं, उनको पीछे हटना पड़ता है।
तो अभी जो इसे मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का बात करता हूँ, क्योंकि मैं टेक्निकल वर्ड से हूँ, आईटी वर्ड से हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये खतरनाक चीज है। ये फायदा भी है और खतरनाक भी है। मतलब एक ब्रेन हम तैयार कर रहे हैं, मशीनी ब्रेन, और जिसका जिसका अपना दिमाग जो है इंसानी दिमाग से भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। उसके पास इमोशन नहीं होगा, और उसके पास जैसे हम बोलते हैं एक दूसरे से जुड़ना है, लगाव रखना है, वो सब नहीं होगा उसके पास। वो भी हालांकि इमोशन भी डाले जाएंगे मशीन में, लेकिन अल्टीमेटली वो उसको फील नहीं होगा। लेकिन ये चीज जो है, इसके अलावा बाकी सारे काम मशीन करने वाली है। तो मशीनी युग जो है, अगर हम देखा जाए कि पहले के टाइम में, जैसे मैगजीन्स की बुक में भी है कि समण बाद में श्रमण हो गए। तो श्रमण का मतलब है उनको कामगार की जरूरत थी, है ना। जो कामगार थे वो श्रमण थे, श्रमण बना दिए गए श्रमण का। तो इस तरह से अगर आगे देखो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आपको जो है सारे जो है मशीन खुद ही श्रमण होने वाली है, श्रमण होने वाली है, अगर उस तरह से देखोगे तो जब मशीन ही इतनी पावरफुल हो जाएगी, इतनी खतरनाक हो जाएगी, तो फिर बाकी लोगों को उनको उनको कामगार हाथ नहीं चाहिए एक्चुअली। उनको हाथ चाहिए होंगे रोबोट बनाने के लिए, वो उतने उनके उनके पास रहेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो वैसे भी बौद्धिक मामले में हम लोग काफी पीछे हैं। और अगर मशीनी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो टाइम आ रहा है, इसमें अपने आप में टोटली हम अलग हो रहे हैं। और मैं बताता हूँ, अगर जैसे हमारे यहाँ कुछ अगर टेक्निकल लोग जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने देखा हुआ चैट जीपीटी से हम लोग जो बहुत सारी चीज कर रहे हैं। जैसे हम मीटिंग अटेंड करते हैं ऑफिस की, तो क्या होता है, मीटिंग्स ऑफ मिनट जो होती हैं, एमओएम, और नोट्स, वो अपने आप ही बन जाते हैं। अपने आप ही मशीन हमें देती है ये नोट्स बने हैं, कोई चीज पूछी जाती है वो बना देते हैं। उसके बाद फॉलोअप के लिए अपने आप ही हमें एस्टिमेटेड डेट बता देता है, टाइम बताता है, तब तक ये करने की बात हुई थी आपकी। जैसे हम आज मीटिंग कर रहे हैं, अगर उस मशीन में डाल दें तो वो हमारी चीजों को पूरा नोट्स बना के दे देगी आप सभी लोगों को। वो भी ऑन द स्पॉट, जैसी मीटिंग खत्म होती है उसके बाद सारा बना के दे देगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इतनी ज्यादा चीजें चीजें चल रही हैं कि हमें अगले 2 या 3 साल के अंदर, मैं समझता हूँ कि मतलब सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे कोडिंग करते हैं लोग, है ना, C++ की और जावा की, इस तरह की, तो ये कोडिंग एक्चुअली यूजफुल नहीं होने वाली, क्योंकि आगे जाके मशीन खुद ही कोड करने में एक्सपर्ट हो गई है। अगर आप चैट जीपीटी का वर्जन 4 देखेंगे, तो उसके जो है, जो नेक्स्ट जो वर्जन आ रहे हैं वो ट्रायल वाले, वो 98% कोडिंग खुद ही कर रहे हैं। वो इतनी पावरफुल तरीके से कर पा रहे हैं 98%, मतलब एक आदमी क्या करेगा। तो अगर वो इंटेलिजेंट दिमाग नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो एक इंसान बैठ के 4 दिन में 5 दिन में करेगा या फिर कुछ सोचेगा, यहाँ पे जस्ट एक मॉडल पकड़ा दो उसको, है ना, मॉडलिंग, वो अपने आप ही मॉडलिंग करेगा, अपने आप ही कंप्यूटिंग करेगा, और फट से रिजल्ट आपको निकाल के दिखा देगा। और इतना तेजी से निकाल देगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये कोडिंग मैंने की है या किसी और ने की है। तो आपको आज के टाइम में क्या है, विचार चाहिए होंगे, विचार बोले तो आइडियाज चाहिए होंगे। तो आइडिया आपके इंसान के चाहिए होंगे, और उसके बाद जो काम करने वाला इंटेलिजेंसी दिमाग है, वो ऑलरेडी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी उसमें आने वाला है। जैसे हम कंप्यूटर युग की सोचते थे, तो कंप्यूटर में ऑलरेडी एक इंटेलिजेंसी, जिसके थ्रू हम जैसे बात कर रहे हैं, हम देख भी पा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। तो ये हमें डायरेक्ट बात करने की बजाय हमें कोशिश कर रहा है कि हम डायरेक्ट कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं डिस्टेंस पे बैठे हुए, जिसमें आज बेंगलोर में बैठा हूँ। तो ये क्यों, कैसे पॉसिबल है, एक एक युग आया था। लेकिन अभी जो युग आने वाला है वो बहुत ही करामाती आने वाला है। मतलब विश्वास नहीं करेंगे आप कि एक झटके में सब कुछ खत्म करने वाला है। जैसे मान लो डॉक्टर हैं, डॉक्टर क्या है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। अब मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाली मशीन है, वो प्रिस्क्रिप्शन दे देगी निकाल के एक झटके में। आप अपने लक्षण बता दो, वो अपने ही बता देगी, आप ये वाला ट्राई करो, फिर ये वाला ट्राई करो, फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आ जाए उसको बता दो, फिर वो बता देगी। तो डॉक्टरों की जॉब, जो व्हाइट कॉलर जॉब है, वो तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जाने वाली है फ्यूचर में, कुछ सालों में। इसके अलावा वकीलों की जॉब, जैसे वकील को जरूरत पड़ती है कि एक पर्टिकुलर केस में इस तरह की सिचुएशन है, तो आप वो डेटा दोगे मशीन को, वो खुद ही थिंक करेगी, और इतना ज्यादा थिंक करेगी कि वो खुद ही बता देगी कि भाई आपको फलाने सेक्शन में इस तरह से आप ट्राई करोगे तो आप बच जाओगे, अदालत में जाके ट्राई कर लो, और इस तरह से जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीजें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा तेजी से होने वाली है। तो हमारे जो नए लोग हैं, जो यहाँ टेक्निकल लोग बैठे हैं, वो कोशिश करें कि जो है, हो सकता है मेरे से भी कनेक्ट करके कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट हैं जो इस तरह के चल रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उस तरह के, क्योंकि नया नया टाइम है, हम भी ओल्ड हैं एक तरह से उसके हिसाब से। तो जमाना इतनी तेजी से बदलेगा कि एक इंसान जो सोच सकता है, कर सकता है, वो एक मशीन कर रही है और कर पाएगी। अभी आपने देखा होगा कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, ये जो है एनवीडिया, आपने अगर सुना हो एनवीडिया चिप वाला सिस्टम, तो एनवीडिया ने क्या हुआ था कि ये एक पावरफुल कंप्यूटिंग चिप बनाने में एक्सपर्ट है ये कंपनी, ठीक है। तो इसके सारे शेयर और इसका सारा सिस्टम अमेरिका ने अपने पास रख लिया। अभी क्या हुआ है
कि वो चाहता था एक छत्र राज होना इस जगह पे। लेकिन हुआ क्या कि चाइना में जो आया डीप सीक जिसने बनाया, उन लोगों ने क्या किया कि एनवीडिया के जो पुराने वर्जन वाले चिप थे स्लो वाले, उन्हीं का यूज करके एक नया अपना पूरी एल्गोरिथम और सारा कुछ दे दिया उन्होंने, मॉडल पूरा उठा के पकड़ा दिया और सारा का सारा कोड भी दे दिया। वो इतना ऐसा कोड है कि आप एक कंप्यूटर में भी डाल सकते हो आराम से। आपका खुद का मशीन लर्निंग का जो चैट जीपीटी आपकी खुद की आपकी कंप्यूटर में आ जाएगी। आप उसके बाद चाहो जितने चाहो मॉडलिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो आज का जो टाइम है ना, वो है इंटेलिजेंसी का टाइम। जहां हम इंटेलिजेंसी में छूटे वहीं गड़बड़ हो जाएगा। हमारे हमारे संघ को इसीलिए इंटेलिजेंसी वाले सिस्टम की बहुत जरूरत है। जो टेक्निकल बच्चे हैं उनकी बहुत जरूरत है, जो कुछ सोच सकते हैं, जो कुछ बना सकते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ने की जरूरत है इस समय टेक्निकल साइड में। तो ये एक मेरा कहना था इस बारे में, टेक्निकल साइड में, कि कुछ भी हो जाए टेक्निकल लोगों की दुनिया अपने आप बनाओ और एक दूसरे का साथ दो, ताकि हम समझ लोगों का अपना अधिकार रह पाए। कहीं ऐसा ना हो कि टेक्निकल वर्ल्ड में हम पीछे रह गए तो हमें पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ जी रहे हैं और एकदम से पीछे धकेल दे जाएंगे। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज ये है कि फ्यूचर में हमें, या कोई भी संघ जो होता है, जैसे पुष्यमित्र के टाइम का अगर याद हो, उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि उन्हें एक ही बार में सब कुछ पता चल गया था। कि पुष्यमित्र ने जो सिस्टम बनाया कि हाँ मनुस्मृति और सारा कुछ, तो उसे भी टाइम लगता है, सालों साल लगते हैं इन सब चीजों को। इसीलिए जैसे समर संघ है, इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। आप टाइम दीजिए, आप साथ जुड़े रहने की कसम खा लो। ये मत सोचो कि एक दूसरे से वाद विवाद हो जाए तो नहीं मेरे को पसंद नहीं है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन हमें हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि हमारे को रिसोर्स नहीं मिल रहे हैं, हमारे रिसोर्स पे कोई और काबिज है, तो हमें अपने हिस्सा लेना पड़ेगा ना। इसी इसी चीज को बार बार सोचेंगे तब भी हम एक दूसरे से साथ जुड़े रहेंगे। तो सालों साल लगते हैं किसी चीज को करने में, लेकिन अभी ये टेक्नोलॉजी का टाइम है। अगर हम सब जल्दी जुड़ जाएंगे, जल्दी सोचने लगेंगे, तो हो सकता है कि हम उतना टाइम ना लगाएं जितना दूसरों ने हमें पलटने में लगाया। हमें उनको पलटना भी नहीं है, हमें सिर्फ अपना हिस्सा लें, उतना ही काफी है। हम अपना हिस्सा ही नहीं ले पा रहे हैं, तब भी ब्लेम चल रहा है, ब्लेम गेम चल रहा है हमारे ऊपर। और ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है कि अगर हम अपने बच्चों को आगे रखना शुरू करें किसी भी तरीके से। अगर हमारे बच्चे आगे रहेंगे तो वो लड़ लेंगे, हमारे बच्चे पढ़ते रहेंगे तो वो आगे उन लोगों से पक्का लड़ लेंगे। किसी भी तरह के बंदों से लड़ सकते हैं। हमारे बच्चों के टेक्निकली लड़ लेंगे, इंग्लिश बोल के लड़ लेंगे, ये मशीन लर्निंग को पढ़ के लड़ लेंगे, कोडिंग में लड़ लेंगे। तो वो हमें अपने बच्चों को ये नहीं बताना है कि नहीं तू क्या कर सकता है, तेरे में क्या अकल है, हम चौधरी हैं, हमारे अंदर ज्यादा अकल है, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारे दादा हैं, या हम तुम्हारे ताऊ हैं। तो ऐसे बोल के हमें उनको जो है निराश नहीं करना, क्योंकि अल्टीमेटली सारा रिसोर्स पे कब्जा करना और जो कुछ भी करना है, असल में खेल उन्हीं को खेलना है सारा। और इसीलिए हमें क्या करना होगा कि उनको आगे रखना पड़ेगा और खुद को पीछे रख के उनको मेंटरशिप देनी पड़ेगी। हमें उन्हें गाइड करना पड़ेगा अपने एक्सपीरियंस से। जो हिस्ट्री होती है किसी भी सब्जेक्ट की, वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस होता है। हिस्ट्री ये बताती है कि ऐसा कांड हुआ था या ऐसा काम हुआ था जिसके चलते ये वाले रिजल्ट आए थे दूसरे राजा को। तो जब ये प्रॉब्लम पता चलती है तो हम हिस्ट्री का यूज करते हैं। तो जैसे बाबा साहब ने भी कहा था, जिसको अपना इतिहास नहीं पता वो अपना भविष्य क्या बनाएगा। क्योंकि जब इतिहास के प्लस माइनस पॉइंट हमें पता ही नहीं कि क्या हुआ, जिससे क्या करना था, तब तक कुछ पता ही नहीं चलने वाला, किसी भी हाल में नहीं, हमें नहीं पता चलने वाला। वो अभी क्या होने वाला है, कंप्यूटर युग इटसेल्फ जो है, मशीनीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब पुराने युग की खेल हो जाएंगे जब मशीन लर्निंग आ जाएगा। तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को आगे रखो, अपने बच्चों को बोलो कि भाई तुम लीडर हो, तुम जानो, तुम्हें ज्यादा पता होगा, हमें नहीं पता होगा। क्योंकि वो जिस युग में पैदा हो रहे हैं, आप देखेंगे कि हर 7 साल में 8 साल में जनरेशन ही बदली जा रही है। आपने देखा होगा हम लोग जैसे मैं तो जैन एक्स में आऊंगा, तो एक्स वाई जी, और उससे पहले बूमर्स जनरेशन थी, फिर अल्फा बीटा। अभी 2025 से जो है बीटा जनरेशन स्टार्ट हो गई है। पहले जो जनरेशन थी जो मतलब आप देखेंगे 50 साल 100 साल में लोगों की सोच और चीजें बदल रही हैं। लेकिन आज के टाइम में सात सात सालों के अंदर चीजें बदल जाती हैं एकदम से। और इतनी नई नई चीजें आ रही हैं जिसकी वजह से अगर हम लोग वहां पे पीछे रह गए तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कौन से अधिकार पाने थे। क्योंकि वो अधिकार भी गायब हो जाएंगे दिखने के, क्योंकि उन्हें लगेगी नहीं, जरूरत ही नहीं हमारी, तो कुछ भी पता ही नहीं चलेगा। तो मेरा तो ये गुजारिश है कि सभी कुछ भी करके सारे समझ लो। सबसे पहले तो अपने आप को अलग अलग मत जातियों में मत सोचो, अपने आप को अलग अलग सी सरने में मत सोचो कि हम ये जाति के। कोई भी पूछ रहा है आपसे, कोई भी, चाहे साउथ में पूछे नॉर्थ में पूछे, अपने आप को हमेशा समझ बताओ ताकि एकता नजर आए। दूसरा, कुछ भी हो जाए अपने बच्चों को इतना आगे रखो कि हमारे बच्चे ही फैसला करेंगे। इवन मैं तो चाहता हूं कि आप जो अपने घर में जो है ना, छोटे छोटे, जैसे मान लो सोफा खरीद रहे हैं, कुछ चीजें, कार खरीद रहे हैं या फिर मोबाइल खरीद रहे हैं, अपने बच्चों से सजेशन लो और पीछे से उनको देखते रहो। ये मत सोचो बिगड़ जाएंगे, बिगड़ेंगे संभलेंगे वो हो जाए। क्योंकि गवर्नमेंट अपने बच्चों को खूब बिगड़ने संभलने देते हैं, लेकिन उनको आगे रख के मौका देते हैं।
जैसे राजा का लड़का होता है तो उसको बचपन से एज ए राजा की तरह से ट्रीट किया जाता है कि यही प्रिंस है, यही कुछ बनेगा। तो अपने बच्चों को कुछ भी करके इतना आगे रखो, उनको बोलने दो, वो गलत सही जो भी बोलेंगे बोलने दो, उनको आगे रखो, उनको लीडरशिप दे दो, उनको ताकत दे दो, पीछे खुद को उनको संभालने के लिए रखो कि हाँ हम हैं, हमारे हिसाब से तो ऐसा हुआ था हिस्ट्री में। तो ये जो है ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम ऐसा करेंगे तो एक्चुअल में वो जीत जाएंगे, जंग जीत जाएंगे। अगर देखा जाए तो हम लोग हारे हुए लोग हैं, सही बात बताएं, क्योंकि हम अपने हारे हुए कैसे हैं? क्योंकि हमने अपने रिसोर्स, हम कोई और, हम अपनी जिंदगी जो जिए हैं उसमें हम समझ लोगों के रिसोर्स किसी और के पास है, 10% से कम लोगों के पास है, उनके पास है। तो हमारे जो युग है करेंटली, हम हारा हुआ युग है। और जो हमारा जीता हुआ जो युग था, अगर हम उसको याद करें तो तभी पॉसिबल था जब हम इकट्ठे थे। तो जब हम इकट्ठे होने की बात करेंगे, जब हम अपने, तो वो हमें आगे अपने बच्चों को करना है, क्योंकि जो कुछ भी करना है उनको करना है। तो हमें अपने बच्चों को कुछ भी करके लीडर बनाना है, उनको थॉट प्रोसेस ऐसी देनी है, भाई तुम्हें करना है, तुम सोचो, हमसे ज्यादा तुम्हारे अंदर अकल होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जनरेशन अल्फा बीटा है, इस तरह की जनरेशन है। जब हमारे लोग मतलब पट्टी ले जाते थे, एक तरह से देखा जाए तो हमारे बूमर्स जो जनरेशन के लोग थे, टाट पट्टी ले जाते थे। आज के टाइम में बच्चों के हाथ में, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है और वो ऐसे करके अप डाउन करते रहते हैं सिर्फ फिंगर से। तो सोचो कि उनकी थॉट प्रोसेस उस इसी टाइम में इतनी ज्यादा है, तो आगे न जाने क्या होगी। तो बेटर है कि हमें उनके हाथ में धीरे धीरे करके सत्ताएं देने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई तुम संभालो इस चीज को, उनको मोर रेस्पॉन्सिबल बनाओ। यहाँ पर भी जैसे हम लोग अगर ज्यादा एज के लोग लगे रहे और ज्यादा एज के लोगों को वैल्यू देते रहे, तो मुझे नहीं लगता है कि हम, हमारी थॉट प्रोसेस प्रोग्रेसिव है। जो भी बड़े बड़े संघ हुए हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हुई हैं, वो हमेशा क्या करती हैं, अगर उन्हें आगे ज्यादा जीवित रहना होता है तो वो अपने बच्चों को आगे रखते हैं, ताकि वो भी ये पैटर्न डाल देते हैं कि बच्चों को आगे रखो, क्योंकि बच्चे तो हमेशा पैदा होते रहेंगे, तो यानी वो चीज कभी मरेगी नहीं। तो अगर हम समर संघ में ऐसा रखें कि बच्चों को आगे रखो, बच्चों को आगे रखो, तो इसका मतलब जब वो थोड़े से बड़े होंगे तो वो उनके दिमाग में भी यही जाएगा, बच्चों को आगे रखो, और बच्चे तो पैदा होते जाएंगे। तो बड़े लोग तो पैदा नहीं होंगे, बड़े लोग तो खत्म होते जाएंगे। तो हमारे को हर हाल में जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमें पीछे रह के उनको मेंटरशिप देनी है, हमें चौधरी बनने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि असल में सारा मुद्दा उनका है और जो कुछ भी करना है और उन्हीं को करना है। तो मैंने कुछ कुछ चीजें बताई, जैसे कि संघ से इकट्ठा होके हम चाहें तो विधायक की सीट कभी भी निकल, किसी को भी जिसको चाहे वो जितवा सकते हैं अगर हम इकट्ठे हो जाएं, जैसे किया भी है वोमन समाज ने, किया है, वो कर भी रहे हैं, किसके वोट कम कर देते हैं, ये चीज मैंने बताई। मैंने रिजर्वेशन के बारे में भी बात की कि एक्चुअल में रिजर्वेशन का विरोध वही कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा मिला हुआ है, लीगली मिला हुआ, आप तो वही सबसे ज्यादा कर रहे हैं, ये चीज मैंने बताई। दूसरा, उनकी भीड़ ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर बौद्धिक स्तर इतना ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी भीड़ बहुत ज्यादा है। हमारी भीड़ में इक्का दुक्का आदमी का एग्जाम्पल लेके वो जलते रहते हैं, और हमें जो कुछ भी मिल रहा है पॉइंटों में भी, उसको जो है वो नहीं चाहते देना। तो उनकी ऐसी सोच बन गई है, वो उनके पेरेंट्स ने दे दी है, तो वो ऐसी एज इट इज सोच को लेके भिड़ते रहते हैं और खूब अपनी वोकल है, एक्चुअली दे आर मच मच वोकल ऑन दैट पार्ट। तो वो इतने ज्यादा वोकल हैं कि हमारे लोग भी कन्विंस हो जाते हैं, हाँ भाई इनके साथ गलत हो रहा हो शायद। तो ये चीजें हैं वो, और ये चीज उनके नस नस में बसी हुई है। तो अभी हम उन्हें समझाने से अच्छा है कि अपने बच्चों को इतना आगे कर दें, पावरफुल कर दें, हमारे बच्चे उनसे बात कर लेंगे आराम से। जो काम हम नहीं कर पाए, हम हारे हुए लोग, तो कोई दिक्कत नहीं, वो जीत जाएंगे, पक्का जीत जाएंगे, बशर्ते हम उन्हें आगे रखना शुरू कर दें। तो ये कुछ कुछ मेरे पॉइंट्स थे। किसी भी तरह से जुड़े रहें, जातिवाद से बचे रहें, संघवाद की बात करें, और संघ के हमेशा साथ रहें, क्योंकि ये संघ वो संघ नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं बुद्धिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ, बुद्धिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ मैं, और मैं जिसके साथ बुद्धिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ उसमें 90% वमन लोग हैं, 90 क्या, मेरे ख्याल 95-98% वमन लोग हैं। और मैं उनके साथ जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कम से कम मेरा हो गया 15 साल के आसपास होने वाला है, 2010 में शुरू किया था मैंने। तो मैंने देखा है कि प्रैक्टिस मैं भी करता हूँ बुद्धिज्म की, वो भी करते हैं, और मैं भी बहुत सारी बुद्धिज्म की बुक पढ़ता हूँ, जैसे हमारे यहाँ भी थाउजेंड्स ऑफ बुक रखी होंगी, तो अलग अलग तरह की चीजें पढ़ते रहते हैं हम लोग। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि वो बुद्धिज्म का फायदा उठाते हैं, बुद्धिज्म से अपने आप को शांत रखते हैं, है ना, मद मोह क्रोध लोभ इन सब चीजों से भी ठीक रखते हैं, अपने घर को बैलेंस रखते हैं, अपनी एजुकेशन को भी अच्छा रखते हैं, और ऑफिसों में भी बहुत तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धिज्म का जो रास्ता है ना, वो ऐसा रास्ता है जो कि आपको हमेशा पावरफुल करता जाएगा, एम्पावर करता जाएगा दिमाग से। तो दिमाग से जो भी एम्पावर होता जाता है, उसका नेचर क्या है कि वो अपने आप ही जो है ग्रैब करता है लोगों की अटेंशन, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, जो बुद्धि का जो खेल होता है इसमें। तो ये चीज मैं बताना चाह रहा था कि कुछ भी हो, जैसे वुमेन समाज ही हुए, तो वो लोग क्या करते हैं, वो कुंभ के मेले में जाएंगे, ठीक है, वो थ्रेड सेरेमनी करेंगे, है ना,
और हमें इनवाइट भी करते हैं, थ्रेड सेरेमनी करने वाले हैं हम लोग, है ना। वो सारे वो काम करते हैं जो जो उनके पूर्वजों ने उन्हें बताए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो सिस्टम बने हुए हैं, उनके रीत रिवाज और सिस्टम जो बना रखे हैं उन्होंने, वो उनको फायदा देते हैं, इसलिए उनको ब्लाइंडली वो फॉलो करते हैं। भले वो बुद्धिज्म को भी फॉलो कर रहे हैं और सब कुछ मान रहे हैं, लेकिन जहां घर पे जाते हैं तो वही सब अपने अलग तरह के पूजा पाठ और उसमें लग के कुछ भी करके वो करते रहते हैं। इससे क्योंकि उन्हें पता है कि इसी इसी सिस्टम जो बनाया गया सिस्टम है, इसी सिस्टम से उनके बच्चे हमेशा देवताओं की तरह पूजते रहेंगे। और तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगर हम किसी को गाली दें कि ब्राह्मणों को गाली दो, इन्होंने गलत किया, भाई वो उन्होंने अपने फायदे के लिए किया, अपने बच्चों के भविष्य के लिए किया। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो चाहते नहीं कि किसी और को रिसोर्स मिल जाए, मेरे मेरे बच्चों को सारे रिसोर्स मिल जाए, वो ये चाहते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वो उस मामले में गलत है। हम ही नहीं चाह रहे कि हम अपने रिसोर्स को खींचें, हमारी जितनी ताकत है हम उतने रिसोर्स लें, ये हम ही नहीं चाहते। तो हम तब चाहेंगे ना जब हम जुड़ेंगे, तो ये तभी पॉसिबल है जब हम संघ के साथ रहेंगे। तो ये मेरा पॉइंट है। अगर कुछ कुछ चीजें आपको पता लगी, अच्छी लगी और सोचने को आया, आइडिया आया, तो मेरी गुजारिश है कि इन चीजों पे कोशिश करें सोचने की। मेरे AI ML पे तो मेरा बहुत फोकस है। आप सभी लोग एक से मेरे से भी कनेक्ट हो सकते हैं, मैं आपको तरीके भी बता सकता हूँ बच्चों को कि किस तरह से कनेक्ट करना है, क्या करना है। तो इस ये करो, नई टेक्नोलॉजी, नया जमाना आ रहा है, बच्चों को आगे करो और खुद को मतलब उनको ज्ञान दो, खुद के लिए बस इतना ही रखो। और कुछ भी हो जाए संघ से जुड़े रहो, इसको मत छोड़ना किसी भी हाल में। चाहे आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, चाहे आपके साथ बात बने ना बने, या आपको लगे कि इसमें चेंज करना है उसमें चेंज करना है, आप बात कर लो, कमी निकाल लो, पर हाथ मत छोड़ना एक दूसरे का, क्योंकि समय ऐसा है नहीं। और आगे आपको अगर ऐसा समय चाहिए तो जरूरी है कि एक दूसरे के साथ रहे। सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। मतलब मुझे अच्छा लगा आप सभी लोग जो है साथ रहे, तो आप सभी का धन्यवाद। मेरे से कुछ गलती हो तो संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग ऑल दिस। साधु साधु बहुत बहुत साधु। साधुवाद सर, बहुत शानदार बहुत कॉन्सेप्ट, धन्यवाद। बहुत शानदार। बहुत बढ़िया, बहुत